एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस एसआई एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। जनरल साइंस का लास्ट लेक्चर आज हमने कंप्लीट करा था न्यूट्रिशन के साथ। आज से हम जीके का जो पोर्शन है, बच्चे डिमांड करेंगे इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके रिलेटेड लेक्चर आना चाहिए, तो आज हम इसको एमसीक्यूज के हेल्प से कवर करेंगे। देखो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में 7 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है, उसके बाद एटसेट्रा है तो और भी आती हैं, बट 7 में से 4 आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, उसके बाद वाली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, जीके का पोर्शन एज सच मैक्सिमम पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर करवाया। जेकेएसएसबी फाइनेंस एसआई वाली प्लेलिस्ट में चल जाना, आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, विद द हेल्प ऑफ मैप्स भी इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स बैंक इज लोकेटेड इन। पहला क्वेश्चन कहता है कि हेडक्वार्टर जो है ब्रिक्स बैंक का वो कहां पर लोकेटेड है, हमें बताना है। शंघाई चाइना, येकेटेरिनबर्ग रशिया, काठमांडू नेपाल, जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करो। देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए शंघाई चाइना। जो हेडक्वार्टर है ब्रिक्स बैंक का वो कहां पर है, शंघाई चाइना में। अब ब्रिक्स बैंक है क्या? देखो, ब्रिक्स बैंक ब्रिक्स कंट्रीज का एक बैंक है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। एक पेन नोटबुक लेके बैठा करो। इसका एक और नाम है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक बना 2015 में, जुलाई 2015 में ये बैंक बनता है। 2014 में एक ट्रीटी साइन होती है कि एक बैंक बनाया जाएगा ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा, जिसको कहते हैं ब्रिक्स बैंक। ठीक है, और वो बनता कब है, 2015 में। अब इस ब्रिक्स बैंक के प्रेसिडेंट, अभी तक 3 प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, प्रेसिडेंट कौन याद रखे ब्रिक्स बैंक के? तो याद सिर्फ 2 ही रखने। क्यों रखने? ब्रिक्स के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे ना, वो इंडियन थे, इसलिए याद रखने। तो पहले प्रेसिडेंट जो ब्रिक्स के थे वो कौन थे? ब्रिक्स के केवी कामन। ब्रिक्स बैंक, सॉरी, बैंक जो बनता ब्रिक्स, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? केवी कामन। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब थर्ड प्रेसिडेंट जो है वो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। थर्ड प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, मार्च 2023 में अपॉइंट हुई है। ये इनका नाम है दिल्मा रोसफ। क्या नाम है? दिल्मा रोसफ। ठीक है, दिल्मा रोसफ। अब मार्च 2023 में अपॉइंट हुए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, करंट का पार्ट भी है। अब पूछ सकते हैं ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ब्राजील से। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ब्राजील से। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो ब्रिक्स बैंक है, इसका दूसरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। 2015 में ये बना, ट्रीटी साइन हुई थी 2014 में जुलाई में। 3 प्रेसिडेंट टिल नाउ बने हैं। पहले प्रेसिडेंट इंडियन है, केवी कामत, और 8 प्रेसिडेंट दिल्मा रूसफ फ्रॉम ब्राजील। तो यहां तक ब्रिक्स बैंक के बारे में आपको पता चल गया। अब जो बाकी ऑप्शन है वो भी साथ साथ देख लेते हैं। देखो, इवन जो शंघाई चाइना में ब्रिक्स बैंक एज वेल एज ब्रिक्स का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? शंघाई चाइना में। ये चीज आपने याद रखनी है। अब जो ऑप्शन बी है ना, येकेटेरिनबर्ग रशिया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जो पहली ब्रिक की समिट हुई थी ना, फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी 2009 में। ठीक है, 2009 में पहली ब्रिक्स बना था। 2008 में इसमें साइन होता है, 2009 में ही ब्रिक्स की फॉर्मेशन होती है। तो पहली जो ब्रिक की समिट होती है वो कहां पर होती है? रशिया में, येकेटेरिनबर्ग में। तो फर्स्ट ब्रिक्स समिट आपने याद रखनी है, रशिया में हुई। ठीक है, ऑप्शन सी जो है काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल आपने याद रखना है, ये किसका हेडक्वार्टर है? ये सार्क का हेडक्वार्टर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो आज हम पढ़ेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू नेपाल में। जकार्ता इंडोनेशिया में किसका हेडक्वार्टर है? एशियान का हेडक्वार्टर। एशियान कंट्रीज आपने सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो एशियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, काठमांडू नेपाल में सार्क का एसोसिएशन है, सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, फर्स्ट समिट 2009 में येकेटेरिनबर्ग रशिया में हुई थी ब्रिक्स की। ठीक है, यहां तक कोई भी हमें डाउट नहीं है। सर, ब्रिक्स बैंक पढ़ा दिया, ब्रिक है क्या ये तो बताओ पहले। देखो, ब्रिक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहले थी सिर्फ ब्रिक, 4 कंट्रीज ने मिलकर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था ब्रिक, जिसकी पहली समिट हुई 2009 में। ये कौन सी 4 कंट्री थी? ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, अब क्या होता है, 2010 में एक और कंट्री इसमें ज्वाइन होती है जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। फिर इसका नाम पड़ जाता है ब्रिक्स। क्या नाम पड़ जाता है? ब्रिक्स। अब कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो 2010 में इसमें क्या होता है, ब्रिक्स बन जाता है, ये साउथ अफ्रीका ऐड होता है। साउथ अफ्रीका जो है वो पहली समिट में कब पार्टिसिपेट करता है? पहली समिट में पार्टिसिपेट करता है 2011 में। वो समिट कहां पर हुई थी? चाइना ने उस समिट को होस्ट करा था। ठीक है, तो ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये क्या है? एक रीजनल ग्रुप है। ध्यान से सुनो, पहले ये था ब्रिक, जिसकी पहली समिट 2009 में हुई। कहां पर हुई? येकेटेरिनबर्ग रशिया में। हमने देखा 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, ब्रिक्स बन जाता है। जब ये ब्रिक्स बनता है तो साउथ अफ्रीका पहली बार कब किस समिट में पार्टिसिपेट करता है? 2011 की समिट में, जिसको चाइना ने होस्ट करा था। ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी हम ब्रिक्स को और भी देखेंगे क्योंकि 15th ब्रिक्स समिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब कहता है सेकंड क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन
15th ब्रिक्स समिट 2023 हेल्ड। तो 15वीं जो ब्रिक्स की समिट हुई है वो कौन सी लोकेशन में हुई थी, वो कहां पर हेल्ड हुई थी, हमें बताना है। न्यू दिल्ली इंडिया में, बीजिंग चाइना में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, या कजान रशिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन इस तरह से ही फ्रेम करेंगे ताकि आपको डिफरेंट क्वेश्चन जो है पढ़ाए जा सके। तो 15th ब्रिक्स समिट कहां पर हुई, 15th ब्रिक्स समिट हुई है ऑप्शन सी, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। अब कई बार अभी देखा है रिसेंट एग्जाम में भी जेकेएसएसबी के देखा गया वो मंथ भी पूछ लेते हैं। तो ये कब हुई थी, 15th ब्रिक्स समिट हुई है 22 से 24 अगस्त के बीच में। तो 22 से 24 अगस्त के बीच में 15th ब्रिक्स समिट हुई है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखो इस समिट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। ये 2023 की जो ब्रिक्स समिट हुई है साउथ अफ्रीका में, यहां पर बात की गई थी एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स की। उन्होंने बोला गया ब्रिक्स को एक्सपैंड करेंगे, मतलब और मेंबर इसमें ऐड करेंगे। इन्होंने बोला 6 और मेंबर इसमें हम ऐड करेंगे। कौन से नाम याद रखो। उन्होंने बोला एक तो सऊदी अरेबिया को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, सऊदी अरेबिया को। उन्होंने बोला हम ईरान को ऐड करेंगे, देन हम इथोपिया को ऐड करेंगे, इथियोपिया को, ठीक है, इथोपिया को ऐड करेंगे। देन उन्होंने बोला हम इजिप्ट को ऐड करेंगे, इजिप्ट के साथ हम यूएई को ऐड करेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, ठीक है, और इन्होंने बोला हम अर्जेंटीना को ऐड करें। तो टोटल 6 कंट्रीज को ऐड करने की बात हुई। ऑलरेडी 5 थी, 6 और ऐड कर देते हो कितनी बन जाती, 11। बट ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अर्जेंटीना ने दिसंबर में बोल दिया कि हम ऐड नहीं होंगे। तो होने 11 ऐड थे, मतलब 5-6 ऐड होने थे, ऑलरेडी 5 थे ना ब्रिक्स में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 6 और ऐड होते ये तो 11 बन जाते। बट अर्जेंटीना ने बोला नहीं ऐड होंगे, तो 5 ही बचे। तो 10 अभी जो ब्रिक्स हैं उसमें कंट्रीज आ गए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जोहान्सबर्ग में 15th ब्रिक्स समिट हुई जिसमें ब्रिक्स की एक्सपेंशन की बात हुई, और अर्जेंटीना ने एक्सपेंशन में जो पार्टिसिपेट नहीं करा, दिसंबर में उन्होंने बैक कर दिया, ठीक है। अब देखो जो ये समिट हुई 2023 की, कोई भी समिट होती है उसकी कोई ना कोई थीम होती है, और ये जो 15th ब्रिक्स समिट थी इसकी थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। ये पूरी थी, मतलब क्या थीम है, ब्रिक्स एंड अफ्रीका, उसके बाद पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, मतलब हम पार्टनरशिप करेंगे ताकि एक्सेलरेटेड ग्रोथ हो, म्यूचुअली मतलब सबकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे गौर करेंगे, एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। मल्टीलेटरल मतलब जहां पर सभी कंट्रीज का रोल हो इंक्लूसिव वे में। तो ये थीम थी, लिख लो, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। ये थीम थी 2023 की ब्रिक्स समिट की, जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। बार बार चीजें इसीलिए बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए और एक बार पढ़ने से आपको लेक्चर प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। अब सर ये जो ऑप्शंस डाले इनका भी कोई रेलिवेंस होगा, आपने डाले हैं तो बता दो क्या रेलिवेंस है। देखो 2023 की ब्रिक्स समिट हुई जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। न्यू दिल्ली इंडिया में कब हुई थी, 2021 की, ठीक है, 13वीं नंबर वाली ना, 13th ब्रिक्स समिट 2021 में न्यू दिल्ली इंडिया में हुई थी। इंडिया में हुई थी इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन 2022 की कहां पर हुई, चाइना बीजिंग में, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी। 2023 की हमने देख ली कहां पर हुई, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। अब 2024 की कहां पर होनी है, इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, कजान रशिया में। तो 2024 की कहां पर होनी है, कजान रशिया में 2024 की ब्रिक्स समिट होगी, ठीक है। आई होप ब्रिक्स के रिलेटेड जो भी चीजें थी वो क्लियर होगी। ब्रिक्स के बारे में हमने क्या देखा, 2009 में ब्रिक ग्रुप था जिसकी पहली समिट हुई थी, कहां पर, रशिया में। उसकी एक्सपेंशन होती है, ब्रिक्स बनता है, साउथ अफ्रीका ऐड होता है 2010 में, और वो पहले कौन से समिट में पार्टिसिपेट करता है, 2011 में। एक बैंक है ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015, वो ब्रिक्स कंट्रीज का ही बैंक है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, शंघाई चाइना में। इसके पहले प्रेसिडेंट केवी कामत इंडिया के थे, और अभी प्रेजेंट जो है वो ब्राजील की हैं, दिल्मा रूसफ। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर 15th ब्रिक्स समिट हमने देखी कहां पर हुई, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, 22 से 24 अगस्त तक चली। इसमें ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात की गई, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, यूएई और अर्जेंटीना को ऐड करना था। अर्जेंटीना ने मना कर दिया दिसंबर में। और 2023 के ब्रिक्स समिट की जो थीम थी वो क्या थी, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप ऑफ म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। और 2024 की कहां पर होनी है, कजान रशिया में। इतनी चीजें देखने के बाद अब मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं है कि ब्रिक्स में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रही होगी, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, अब चलते हैं सार्क पे। देखा था ना सार्क का हेडक्वार्टर, बताया था कहां पर था, सार्क का हेडक्वार्टर था काठमांडू नेपाल में। ये देखा था ना हमने, काठमांडू नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर था। अब सार्क पे क्वेश्चन है, अब हम सार्क को कवर करेंगे। सार्क इज व्हाट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वाज फाउंडेड इन ढाका। ढाका में फाउंड हुई थी, हेडक्वार्टर कहां पर है, काठमांडू नेपाल में। फाउंड कहां पर हुई थी, ढाका में। अब डेट पूछ रहा है कब फाउंड हुई थी, इंपॉर्टेंट है सार्क। अब इतना रेलिवेंट नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान इंडिया दोनों एक ही ग्रुप में जहां पर होता है वो ग्रुप काम नहीं कर सकता अच्छे से, क्योंकि रिलेशन इंडिया पाकिस्तान के ठीक नहीं थे।
इसलिए सार्क का भी इतना मतलब इफेक्टिव नहीं रहा। सार्क की जगह बिम्स्टेक पे इंडिया ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो भी देखेंगे बिम्स्टेक क्या है, मैं बता दूंगा अभी साथ में। तो सार्क कब फाउंड हुआ था ढाका में, हमें बताना है। 17 नवंबर 1986, 16 जैन 1987, 16 ऑफ जून 2009 या 8 ऑफ दिसंबर 1985। तो कब सार्क फाउंड हुआ था? तो सार्क वॉज फाउंडेड ऑन 8 ऑफ दिसंबर 1985। मार्क द डेट, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। सार्क की इस दिन फाउंडेशन हुई थी, कहां पर हुई थी? ढाका में। ढाका कहां पर है? बांग्लादेश में। फाउंड हुआ था ढाका बांग्लादेश। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर याद रखना, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में। ठीक है, अब देखो सार्क जो है ना, सार्क एक ग्रुप है 8 कंट्रीज का। सार्क में कितनी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं सार्क में, और 9 ऑब्जर्विंग कंट्रीज हैं। ठीक है, 9 कंट्रीज जिनको ऑब्जर्विंग कंट्रीज का स्टेटस दिया गया। तो सार्क में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है वही सार्क का पार्ट है, साउथ एशिया की जो कंट्रीज है। सर हमें बताओ सार्क की कौन सी कंट्रीज है? हम मैप के थ्रू देखेंगे, मैप के थ्रू चीज़ें याद रहती हैं लंबे समय तक। ठीक है, तो मैप ऐसे ही फ़ोन को कर देता हूँ ताकि मैप आपको ईजिली दिखे। तो ये मेरे पास सार्क का मैप है। ठीक है, ये आ गया हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इसके साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहां से देखो, इंडिया के लेफ्ट में आगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 2 आ गई कंट्रीज। इंडिया आ गई 3, फिर नेपाल, भूटान, 3 2 5, बांग्लादेश 6, श्रीलंका 7 और मालदीव्स 8। तो इंडिया की सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज इंडिया की आती है ना, वही है सार्क। ठीक है, वही सार्क में। ऊपर है चाइना को छोड़ दो, चाइना को यहां से निकालो बाहर, और बाकी कौन सी बची? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये 8 कंट्री सार्क का पार्ट है। याद रखना, म्यांमार पार्ट नहीं है, म्यांमार पार्ट नहीं है सार्क का। सार्क का कौन सा पार्ट है? क्योंकि म्यांमार जो है वो साउथ एशिया में नहीं आता, वो साउथ ईस्ट एशिया में आता है, इसलिए म्यांमार इसका पार्ट नहीं है, वो साउथ ईस्ट एशिया में आता है। साउथ एशिया में कौन कौन आते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बार बार बोल रहा हूं, याद कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा सार्क का मेंबर नहीं है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव से। ठीक है, तो आई होप आपको सार्क कवर हो गया। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सार्क की जो 8 कंट्रीज थी वो हमने सर देख ली, सार्क की इंपॉर्टेंट 8 कंट्रीज कौन सी हैं, और 9 इसकी ऑब्जर्विंग कंट्रीज हैं जिनको ऑब्जर्विंग कंट्रीज का स्टेटस मिला हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये ऑप्शंस क्या है? देखो, जो 8 दिसंबर जो है 1985, ये तो हमने देख लिया ढाका में फाउंड हुआ। इसका पहला सबमिट भी ढाका में ही हुआ था, वो भी 8 दिसंबर को ही हुआ था, इसी साल हुआ था 1985 में। 1985 में फर्स्ट सबमिट हुआ था, यहाँ पर क्लियर है। अब ये जो सेकंड, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन जो है 17 नवंबर 1986 में इसका सेकंड सबमिट हुआ था। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? फर्स्ट सबमिट तो मानते हैं इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्यों इंपॉर्टेंट? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड सबमिट कहां पर हुआ था? इंडिया में हुआ था, इंडिया में बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप देख लिया आपने। देन 16 जैन 1987 में क्या हुआ? इसमें सार्क का जो सेक्रेटरीट है वो स्टैब्लिश हुआ था, मतलब सार्क का हेडक्वार्टर स्टैब्लिश हुआ था। कहां पर? काठमांडू, नेपाल में। तो सार्क का जो क्या है, सेक्रेटरीट है, जहां पर सारा सार्क का फंक्शन देखा जाता है, वो बना था काठमांडू, नेपाल में। इसलिए ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये 16 जून 2009 क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी मैंने ऊपर बताया था ना, ब्रिक्स की सबमिट हुई थी 2009 में। तो ब्रिक्स की जो फर्स्ट सबमिट हुई थी उसकी डेट लिखी हुई है 16 जून 2009। तो ये ब्रिक्स के रिलेटेड है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमने देख लिए। पहली बात, फाउंड कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 में फाउंड हुआ, 1985 में ही पहला सबमिट हुआ। दूसरा 1986 वाला इंडिया में हुआ, और 1987 में काठमांडू, नेपाल में इसका सेक्रेटरीट जो है वो बनाया गया। ठीक है, देखो सार्क जो है ना, सार्क अभी एक डेड वुड की तरह है, मतलब सार्क इतना फंक्शन नहीं करता है। 2000, ध्यान से सुनो, 2014 में इसकी लास्ट सबमिट हुई थी, 18 सबमिट हुई थी इसकी लास्ट। वो कब हुई थी? 2014 में। कहां पर हुई थी? नेपाल में। ये सुन लो, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। नेपाल काठमांडू में 18 सबमिट हुई थी 2014 में। उसके बाद 2016 में इसकी नेक्स्ट सबमिट जो है 19 सबमिट, वो कहां पर होनी थी? पाकिस्तान में, बट ये सबमिट नहीं हो पाई। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इतने खराब हो गए कि सार्क जो है वो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। सार्क अभी इतना इंपॉर्टेंट रोल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नहीं करता, क्योंकि देखो इंडिया और पाकिस्तान उसके में पार्ट है। तो कोई भी डिसीजन अगर इंडिया लेता है तो पाकिस्तान रोक देता है, पाकिस्तान लेता है इंडिया रोक लेता है। इस वजह से सार्क जो अब इतना इफेक्टिव नहीं है। सार्क की जगह एक इफेक्टिव ग्रुप है बिम्स्टेक। कौन सा ग्रुप है? बिम्स्टेक। ध्यान से सुनो, बिम्स्टेक भी मैंने यहाँ पर मैप डाल दिया। बिम्स्टेक कौन सा है ग्रुप? बे ऑफ बंगाल, इसकी फुल फॉर्म देखो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन, ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एजुकेशन कोऑपरेशन, इस तरह से इसका नाम है। इकोनॉमिक या एजुकेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलेटरल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऐसा बिम्स्टेक का नाम है। ठीक है, एक बार देख लेना। अब बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। देखो यहां से इंडिया के से स्टार्ट करो, इधर से नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को काट दो,
ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सार्क में है बट बिम्स्टेक में नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया। यहाँ पर मालदीव था ना सार्क में, वो भी काट दो, मतलब इंडिया के वेस्ट में सारा काट दो, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया को भी कवर करता है, तो इंडिया के राइट में ही चलो। इंडिया इसका पार्ट है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका भी इसका पार्ट है, ठीक है। उसको छोड़ के म्यांमार और थाईलैंड भी इसका पार्ट है। तो इंडिया के जो लेफ्ट में 3 थी ना कंट्रीज, एक तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नीचे मालदीव्स, इन तीनों को काट दो। इंडिया के राइट में इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जो इसकी कंट्रीज हैं, ये बिम्स्टेक का पार्ट है। तो बिम्स्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, नाउ डेज इंडिया जो है फोकस कर रहा है ज्यादातर बिम्स्टेक में, ठीक है। तो बिम्स्टेक भी हमने साथ साथ देख लिया। बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर आप देखोगे, बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर बांग्लादेश में ही है, ठीक है। कहाँ पर है? बांग्लादेश में ही है, ढाका में। मैं ही बता देता हूँ, बांग्लादेश ढाका में है बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर। सार्क के कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए बार बार ये चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। हु इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉमर्स, मतलब सार्क के करंट जो सेक्रेटरी जनरल कौन है ये पूछ रहा है। कौन करंट सेक्रेटरी जनरल है सार्क के, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के? गोलम सरवार, अबुल हसन, काओ किम हॉर्न और अजय बंगा, इनमें से कौन से करंट एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है सार्क के, हमें बताना है। तो कौन है एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल? ये है गोलम सरवार। तो गोलम सरवार जो है वो एट प्रेजेंट जो है वो सार्क के क्या है? सेक्रेटरी जनरल है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। कब से ये स्टार्ट है? ये मार्च से इन्होंने ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं, मार्च 2023 से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से, ठीक है। ये जो अबुल हसन है ना, ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे सार्क के, ये भी बांग्लादेश से बिलोंग करते थे, ठीक है। पहले सेक्रेटरी जनरल जो है सार्क के, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? बांग्लादेश से। काओ किम हॉर्न, ये इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखना। ये एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है एशियान के, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के, ये कंबोडिया से बिलोंग करते हैं। तो एशियान भी हम आज पढ़ेंगे। ये एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है। देखो एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल सार्क के कौन है? गोलम सरवार। और एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है एशियान के? काओ किम हॉर्न। ये चीज आपने याद रखनी है। अजय बंगा कौन है? वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, और ये अभी एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी पोस्ट में। एग्जाम में पूछा जाएगा, करंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, आपने बताना अजय बंगा जो है वो अभी कौन सी पोस्ट में, ठीक है। ये चीज़ आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा? सार्क का जो सेक्रेटरी जनरल है गोलम सरवार, पहले कौन थे? अबुल हसन। और काओ किम हॉर्न कहाँ के? एशियान के सेक्रेटरी जनरल है एट प्रेजेंट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान, इनमें से कौन सी कंट्री जो है एशियान का मेंबर नहीं है, ठीक है। कंबोडिया, लाओस, मलेशिया या मॉरिशस, कौन सा एशियान के मेंबर्स नहीं है? सर पहले मेंबर्स बता तो दे कौन से हैं, फिर हम निकाल देंगे। एशियानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई हुई है जिसका नाम है एशियान। सर इसका मैप देखते हैं, मैप देख के इसको भी हम क्या कर लेंगे? प्रिपेयर कर लेंगे फॉर आवर एग्जाम, ठीक है। ये मैप ऐसे भी दिख जाएगा। तो देखो एशियान में जो हमारी कंट्रीज हैं, हाँ एशियान में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? देखो यहाँ पर अगर हम इंडिया के चल जाएं, यहाँ पर इंडिया ना, इंडिया के अगर हम राइट में चल जाएं, इंडिया के राइट में आपको आता है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार से ये स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहले है म्यांमार, ध्यान से सुनो, म्यांमार पहली कंट्री आ गई। लाओस साथ साथ याद रखो, लाओस, फिर लाओस के नीचे कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो पहले 5 याद करो, म्यांमार, उसके साथ थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये आ गई 5 कंट्री। देन वी हैव मलेशिया 6ठी कंट्री, सिंगापुर 7वीं कंट्री, इंडोनेशिया 8वीं कंट्री, ब्रुनाई 9वीं कंट्री और फिलीपींस 10वीं कंट्री। 10 कंट्रीज कौन सी हैं एशियान में? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनाई एंड फिलीपींस। और अभी जो एशियान मेंबर्स हैं इन्होंने एग्री करा है कि ईस्ट ताइमोर को भी कंट्री बनाएंगे, किसका? एशियान का पार्ट बनाएंगे एज 11th मेंबर। तो ये चीज़ भी याद रखना। एशियान के 10 मेंबर्स थे अभी तक, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, ये थे 10 कंट्रीज। अभी इन्होंने एग्री करा है 10 कंट्रीज ने कि हम ईस्ट ताइमोर को भी पार्ट बनाएंगे, किसका? एज 11th मेंबर ऑफ एशियान। तो पहले 10 मेंबर होते थे एशियान में, और 2 ऑब्जर्विंग कंट्रीज होते हैं। कौन सी ऑब्जर्विंग कंट्री होते थे? एक था ईस्ट ताइमोर और दूसरा कौन था? पपाउ न्यू गिनी, जहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए भी थे। उन्होंने मोदी जी को अपने हाईएस्ट अवार्ड के साथ भी जो है डिक्लेयर का ऑनर दिया था पपाउ न्यू गिनी में, ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्विंग स्टेटस था ईस्ट टाइमर को इन 10 एशियन कंट्री ने एग्री करा कि इसको एज 11th मेंबर बनाया जाएगा एशियान का। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, एग्जाम में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने एशियान के बारे में देख लिया। अब क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान? कंबोडिया भाई था, लाओस भी था, मलेशिया भी था, मॉरिशियस तो हमें नहीं दिखा सर, तो नॉट पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मॉरिशियस, ठीक है। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम
नहीं है। अब सर एशियान ग्रुप कब फाउंड हुआ हमें बताओ। देखो एशियान जो एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, ये फाउंड हुई कब, 8 अगस्त 1967 में इसको फाउंड किया गया, इसलिए 8 अगस्त को हम एशियान डे के रूप में भी मनाते हैं, ये चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अभी ऊपर देखा था जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में। एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, अभी ऊपर देखा था काओ किन हॉर्न, कंबोडिया के हैं काओ किन हॉर्न एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल। अब जब ये बना था एशियान, टोटल 10 मेंबर नहीं थे, 5 इसके फाउंडिंग मेंबर थे, मतलब जिन्होंने एशियान को बनाया। वो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है एशियान के 5 फाउंडिंग मेंबर्स बनाने वाले कौन सी कंट्रीज थी, तो ये नाम याद रखना, इंडोनेशिया एक आ गया, इंडोनेशिया दूसरा आ गया, इसके साथ ही मलेशिया, मलेशिया के साथ आ गया हमारे पास फिलीपींस, मलेशिया के साथ आ गया फिलीपींस, फिलीपींस के साथ हमारा आ गया सिंगापुर, एंड सिंगापुर के बाद हमारा आ गया थाईलैंड, सिंगापुर के बाद कौन आ गया, थाईलैंड। ये 5 जो थी, ये 5 कंट्रीज हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, किसकी, फाउंडिंग मेंबर्स हैं एशियान की, ठीक है, ये फाउंडिंग मेंबर्स, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री होस्ट एशियान समिट 2024, तो 2024 की एशियान समिट जो है वो कौन सी कंट्री ने होस्ट करी है हमें बताना है। 2024 की होने वाली है, जो 2024 में जो होगी, अभी हुई नहीं है, 2024 की जो एशियान समिट है वो किसने होस्ट करनी है, लाओस, इंडोनेशिया, सिंगापुर या मलेशिया, तो किसने करनी है 2024 की एशियान समिट होस्ट, लाओस ने करनी है। कौन सी कंट्री ने करनी है, लाओस ने करनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एशियान समिट जो होती है ना, वो एक साल में 2 बार होती है, ट्वाइस होती है, एक साल में कितनी बार होती है, 2 बार होती है। फॉर एग्जांपल जो 2024 की लाओस में होनी है ना, एक बार होगी अप्रैल मई में और दूसरी बार कब होगी, अक्टूबर नवंबर, तो 2 बार होती है, एक बार होगी अप्रैल मई में और दूसरी बार कब होगी, अक्टूबर नवंबर में। और इस बार 2024 की कहाँ पर होनी है, लाओस में। और ये जो समिट होगी ना, इसका नंबर होगा 44, तो ये कौन सी समिट होगी, 44 समिट। और जो अप्रैल मई वाली होगी, ये कौन सी होगी, 44 समिट। और इस बार की जो 2024 की समिट होनी है लाओस में, इसकी थीम जो है एग्जाम में पूछ सकता है, इसकी थीम भी आ गई है, इसकी थीम होगी इनहैंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। इनहैंसिंग लिख देता हूं मैं, इनहैंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, ठीक है, एंड रेजिलियंस, तो ये इस बार की थीम होनी है। देखो जो अभी होगी 44 समिट अभी होना है 2024 अप्रैल मई में लाओस में, तो इसकी थीम क्या होगी, इनहैंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। सर 2024 की तो बता दी, 2023 में जो हुई हैं वो कहाँ पर हुई हैं, तो 2023 में भी 2 हुई होंगी, तो एक हुई थी 42nd, एक हुई थी 43rd, तो कहाँ पर हुई थी सर, आपने नहीं बताया, जकार्ता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, जकार्ता इंडोनेशिया में ये हुई थी, 42nd एंड 43rd। इनकी थीम क्या थी 2023 वालों की, एशियान मैटर्स, एशियान मैटर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, मतलब एशियान जो है वो एपी सेंटर है ग्रोथ का, ये थीम थी 2023 के एशियान समिट की। 2024 जो लाओस में होगा उसकी थीम क्या है, उसकी थीम है इनहैंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और पहली जो समिट हुई थी ना एशियान की, वो भी इंडोनेशिया में हुई थी, उसमें बाली में हुई थी, इंडोनेशिया के बाली में हुई थी, ठीक है। आई होप एशियान आपको क्लियर है, एशियान में कोई भी आपको डाउट नहीं रहा, ठीक है। देखो इसीलिए मैं यहाँ पर 4 5 7 क्वेश्चन ही लाया, क्यों, क्योंकि बहुत कुछ है इसका बताने के लिए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इस तरह से बताया जाता है कि कुछ छूटे ना, ताकि एग्जाम में आपको ये ना बोलो कि सर आपने ये फैक्ट टच नहीं करा था, तो मैक्सिमम टच करने की कोशिश की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ओपेक, ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं उन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ये भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अबाउट ओपेक, इट्स हेडक्वार्टर इन वेना ऑस्ट्रिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ओपेक का हेडक्वार्टर वेना ऑस्ट्रिया में है। पहले इसका हेडक्वार्टर वेना में नहीं होता था, पहले इसका हेडक्वार्टर होता था जिनेवा में। कहाँ होता था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता था पहले इसका हेडक्वार्टर, फिर 1965 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके कहाँ पर कर दिया गया था, वेना ऑस्ट्रिया में, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉज फाउंडेड ऑन 14 सितंबर 1960 इन बगदाद बाय फर्स्ट 5 मेंबर, तो बिल्कुल सही है, इसको फाउंड करा गया था 14 सितंबर को ही फाउंड हुआ था 1960 में, बगदाद में 5 मेंबर्स ने मिलकर इसको फाउंड करा था। एग्जाम में पूछ सकता है वो कौन से 5 मेंबर थे, वो 5 मेंबर्स जो थे फाउंडिंग मेंबर इसके थे, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कौन से फाउंडिंग मेंबर थे। ईरान था एक, इराक था दूसरा, ईरान इराक, कुवैत था, कुवैत के बाद सऊदी तो जा नहीं सकता, कहीं पे सऊदी भी होगा, सऊदी, और वेनेजुएला, ये वेनेजुएला नाम याद रखना, वेनेजुएला भी था, ठीक है, वेनेजुएला। तो ये 5 मेंबर्स थे, कौन से, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, इन 5 ने मिलकर ओपेक की फॉर्मेशन करी थी 1960 में, और इसका हेडक्वार्टर तब जिनेवा में था, स्विट्जरलैंड में। फिर 1965 में इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके वाइना ऑस्ट्रिया में कर दिया। हैथम अल गाज इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ओपेक, बिल्कुल सही है,
हैथम अल गास ही करंट सेक्रेटरी जनरल हैं ओपेक के, तो ये भी नाम आपने याद रखना है कौन सेक्रेटरी जनरल है एट प्रेजेंट ओपेक के। कतर इज अमंग द 5 फाउंडिंग मेंबर्स, कतर 5 फाउंडिंग मेंबर्स में था। यहाँ पर कतर दिख रहा है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी या वेनेजुएला, ये 5 थे ना। कतर नहीं था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इन्हें पूछा था नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू तो यही है, कतर इज नॉट अमंग द 5 फाउंडिंग मेंबर्स, कतर 5 फाउंडिंग मेंबर्स में नहीं था। एट प्रेजेंट इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो एट प्रेजेंट इसमें 12 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 12 मेंबर्स। 5 तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। 5 कौन से आगे? 5 वही आगे ना, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी एंड वेनेजुएला। उसको छोड़ के और कौन से हैं? उसको छोड़ के हैं अल्जीरिया, अल्जीरिया मैं लिख देता हूं यहां पर, अल्जीरिया, कॉन्गो। 5 तो वो हैं, उसके बाद जो बचे 7 वो लिख रहा हूं। कॉन्गो, इक्विटोरियल गिनी, इक्विटोरियल गिनी, इक्विटोरियल गिनी के बाद आ गया हमारा गैबोन, गैबोन आ गया। देन वी हैव यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, देन लीबिया एंड देन नाइजीरिया। तो ये कितने हो गए? ये हो गए हमारे 7, 1 2 3 4 4 5 6 7, तो 5 हो गए, कितने हो गए? 12। ठीक है, तो 12 ये आ गए। ठीक है, ये एट प्रेजेंट 12 मेंबर्स। अब इसके बारे में 1-2 चीज़ें आपने और याद रखनी है। पहले इसमें और भी होती थी कंट्रीज, बट उन्होंने लेफ्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक करंट बता देता हूँ, अंगोला ने लेफ्ट कर दिया ओपेक को। अंगोला ने कब लेफ्ट करा ओपेक को? 2024 जैन में। तो 1 जैन 2024 में अंगोला ने लेफ्ट कर दिया, ये चीज़ याद रखनी है। फिर इक्वेडोर एक कंट्री थी, इसने भी इधर से निकल गई थी, ये बाहर इक्वेडोर थी, इसने भी विड्रॉ कर दिया था 2020 में। कब विड्रॉ करा था? 2020 में। तो 2 अंगोला ने भी विड्रॉ कर दिया, इक्वेडोर ने भी विड्रॉ कर दिया। कतर को बाहर निकाल दिया गया था, कतर को टर्मिनेट कर दिया गया था 2019 में। कब टर्मिनेट किया गया था? 2019 में। और इंडोनेशिया भी पहले इसका मेंबर होता था, इंडोनेशिया ने भी लेफ्ट कर दिया था 2016 में। तो 4 कंट्रीज अभी तक इससे बाहर निकल चुकी हैं। अंगोला ने 2024 में छोड़ दिया, इक्वेडोर ने 2020 में, ठीक है, और कतर को टर्मिनेट कर दिया गया था 2019 में, और इंडोनेशिया ने 2016 में छोड़ दिया था। ठीक है, आई होप ओपेक आपको समझ आ गया होगा। ओपेक के बारे में क्या देखा? वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है, 1960 में बना, बगदाद में 5 मेंबर कंट्री थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। ठीक है, और पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता था? इसका जेनेवा में होता था, 1965 में शिफ्ट करा था वियना में। हैथम अल गाज करंट सेक्रेटरी जनरल है, कतर इसका कोई फाउंडिंग मेंबर नहीं था। इसके 5 मेंबर्स ऑलरेडी बता दिए, बाकी अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, यूएई, लीबिया और अल्जीरिया है। और 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको छोड़ दिया, अंगोला, इक्वेडोर, कतर को टर्मिनेट कर दिया, और किसने छोड़ा है? यहाँ पर हमारी एक कंट्री है इंपॉर्टेंट जिसने इसको लेफ्ट करा था। कौन सी थी? एक तो हमने देख लिया ना, अंगोला, एक इक्वेडोर, कतर और इंडोनेशिया, ये 4। ठीक है, अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ओपेक मैंने आपको पढ़ा दिया, एग्जाम में पूछ सकता है ओपेक प्लस। जैसे ओपेक का पार्ट रशिया नहीं है ना, ओपेक में मैंने आपको रशिया लिखवाया नहीं, लिखवाया ना, ओपेक प्लस में रशिया। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, हर बच्चा बताएगा ओपेक प्लस के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन आपको, गूगल करो, विकिपीडिया करो, कोई भी साइट से करो, बट ओपेक प्लस के रिलेटेड हर बच्चा ग्रुप में लिखेगा, और वही 1-2 बच्चे सारे पढ़ेंगे ताकि सबको नॉलेज में। इस तरह से ग्रुप को मूव करा करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप, तो कमेंट सेक्शन को इस तरह से यूटिलाइज करो नॉलेज बढ़ाने के लिए। जो जो आपको ओपेक प्लस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी वो वहां पर लिखो, और बाकी बच्चे पढ़ा करो, इस कमेंट बॉक्स का भी फायदा उठाया करो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है आपको समझ आई होगी। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करनी है मैंने एट द एंड ऑफ द सेशन, वो क्या थी? मॉक टेस्ट शेड्यूल। कल आपका पहला मॉक टेस्ट है 20 फेब को, किसका? फाइनेंस एसआई एग्जाम का। देन 23 को होगा, 26, 29 एंड 3 मार्च। आप कभी भी इनरोल करो, ये मॉक टेस्ट आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, आप दे सकते हो। 3 टेस्ट में आपको इधर सीबीटी बेस ही प्रोवाइड करूंगा, 2 एमआर बेस भी प्रोवाइड करूंगा। कहाँ पर जाना है? awakeningclasses.in वेबसाइट पर जाना है। किस तरह से इनरोल करना है, एक 6 मिनट की वीडियो क्लिप में डाल देता हूँ, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा। देखो, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मॉक दिए जा रहे हैं ताकि हमारी डोमेन सर्वर की कॉस्ट चलती रहेगी। और इसके साथ साथ इन मॉक टेस्ट से ये बेनिफिट होगा, अगर आप टाइमली मॉक टेस्ट दोगे ना, आपने 20 को मॉक टेस्ट दिया, यू विल गेट 2 days टू रिवाइज आपका वीक पोर्शन क्या है, देन आप 23 को दोगे। और मॉक टेस्ट हम इस तरह से फ्रेम करते हैं जो कि एग्जाम रेलिवेंट हो, और जो पहले भी मॉक टेस्ट हमने सेट करे थे एग्जाम में काफ़ी पोर्शन वहाँ पर रिपीट हुए भी थे। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे इस बार भी सभी क्वेश्चन आएंगे, वो तो अनप्रिडिक्टेबल होता है, बट हमारा पैटर्न सेट करने का इसी तरह से होता है कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। और प्लेलिस्ट बनी हुई है फाइनेंस एसआई की, आप उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहीं पर हम पीडीएफ वगैरह शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।